हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आ गया हूँ क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 के साथ, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो बच्चों, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट जाना कि जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो सेल होता है, यानी सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी हमने जाना, क्योंकि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, चाहे वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने होते हैं। इसलिए हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, फिर हमने जाना कि मतलब आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? सेल है। तो सेल के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। तो हमने जाना फिर कि कौन कौन से साइंटिस्ट का योगदान है सेल की डिस्कवरी करने में, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने में, सेल थ्योरी देने में। ठीक है, सेल थ्योरी को मैंने डिटेल से पढ़ा था। फिर हमने जाना कि जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। इसमें क्या डिफरेंट होता है दोनों में, ये भी हम बेसिक तरीके से जाना था एक्सप्लेन के साथ। ठीक है। फिर हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम डिटेल से बनाया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया भी था कि कैसे डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में। कौन कौन सेल के अंदर कौन कौन सा बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो उनका फंक्शन पढ़ने से पहले आपको उनके बारे में पता तो होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, कौन कौन सी आगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखो हम टॉपिक वही पढ़ेंगे जो सेल के अंदर होता है, जैसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, है ना, वगैरह वगैरह। तो देखो आपको नाम सुन के ही हैरानी हुई होगी। तो बच्चों जब तक आपको ये नाम याद नहीं होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि सेल में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी ऑर्गेनेली सेल के अंदर होती है, तब आप फंक्शन किसका पढ़ोगे, किसके बारे में पढ़ोगे। आपको ये नहीं पता होगा कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेली होती है, तो आप किसके बारे में पढ़ोगे। तो मतलब आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए, सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेली होती है, सेल में क्या क्या होता है। तो ये मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ सेल में क्या क्या होता है। ठीक है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑर्गेनेली को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ सेल का। ये अब आपको पता है कि ये जो ऊपर वाली कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर कवरिंग होती है सेल की। वैसे तो एक कवरिंग और होती है, वैसे तो एक कवरिंग और होती है इसके ऊपर ऐसे, इसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। लेकिन अगर ये सेल एनिमल सेल है, यानी हमारा सेल है, तो सेल वॉल हमारे अंदर नहीं होती है, अब्सेंट होती है। लेकिन अगर ये प्लांट सेल है तब इसके पास ये सेल वॉल होती है। जानेंगे बच्चों आगे कि सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, किसकी बनी होती है। ठीक है, तो देखो अगर ये सेल एनिमल सेल है तो ये सेल वॉल अब्सेंट रहेगी, अगर ये प्लांट सेल है तो ये सेल वॉल होगी। तो अब देख लो, मैं सेल वॉल बनाया तो मतलब कौन सा सेल होगा? ये प्लांट सेल। अब देखो इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर होता है कुछ सेमी सॉलिड लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है सेमी सॉलिड, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेली तैरती रहती है। कौन कौन सी ऑर्गेनेली? देखो जैसे ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड इसके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है ऐसे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे, मैं तो पहले आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इसको स्टेप बाय स्टेप सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड एक ऑर्गेनेली होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। और एक बच्चों ऐसा,
ये बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो इसको बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? वैक्यूल। इसको भी आपको डिटेल से पढ़ना है कि वैक्यूल क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, दो चीज़ें हो गई है, न्यूक्लियस और वैक्यूल। हो जाएगा याद? आपको देखो चार चीज़ें तो समझ में आ गई, कौन कौन सा पढ़ना है। सेल वॉल पढ़ना है, इसका फंक्शन क्या है, किसका बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना, क्या फंक्शन है इसका, किसका बना होता है, पूरा डिटेल से। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है और वैक्यूल के बारे में पढ़ना है। चार तो समझ में आ गई आपको, ये पढ़ना है। और देखो इसके अंदर बच्चों जैसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर होता है, इनको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। इस राइबोसोम को भी डिटेल से पढ़ना आपको। ठीक है। इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये डेंस स्ट्रक्चर है लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, इनको पढ़ना आपको डिटेल से। ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक डबल मेम्ब्रेन से बाउंड। देखो एक तो ऊपर वाली लेयर हो गई मेम्ब्रेन और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई फोल्ड मेम्ब्रेन, फोल्डेड है अंदर की तरफ, तो ये इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको ये नाम याद नहीं हो रहे तो मेरे साथ साथ बनाते रहो, बार बार आप लिखोगे, डायग्राम बनाकर बार बार इनको लिखोगे ना तो अपने आप नाम ये याद हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से बाउंड एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको ER बोलते हैं, ER बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे इस एंडोप्लाज्मिक, अब राइबोसोम देखो इधर बना देता हूँ बच्चों, राइबोसोम इधर कर देते हैं। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही जस्ट पीछे की तरफ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको कहते हैं गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस कहते हैं। अब देखो मेरे साथ साथ बनाते रहो आप, अपने आप ही आपको नाम याद हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो अगर ये प्लांट सेल है तो बच्चों इसके पास एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है जो एनिमल सेल के पास नहीं होती। ऐसे एक ऑर्गेनेली होती है जो एनिमल सेल के पास नहीं होती है। ये प्लांट सेल है तो इसके पास होगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और भी बच्चों दो तीन ऑर्गेनेली है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, आगे हम जब टॉपिक आएगा तब समझ लेंगे। अब देखो बच्चों आज की वीडियो में हम एक तो पढ़ेंगे सेल वॉल को, एक पढ़ेंगे, देखो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे हम, तो पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल को, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फिर हम पढ़ेंगे सेल वॉल को और फिर पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस को। इन तीन को पढ़ेंगे, बाकी को बाद में पढ़ेंगे। ये तीन बड़े टॉपिक हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस। इन तीनों को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में हम कवर करेंगे वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी को कवर करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बच्चों आज का जो वीडियो है वो सेल के पहले कंपोनेंट के साथ होगा जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बच्चों ये कोई भी सेल है, ठीक है। इस सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, किसी की भी तो नहीं बोल सकते, जैसे प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो प्लाज्मा सेल वॉल होती है बच्चों। लेकिन जैसे एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, तो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, उसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों इस सेल के अंदर कुछ लिक्विड या सेमी सॉलिड भरा रहता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये आप जानते हो। और सेल के बाहर भी कुछ लिक्विड होता है, ये आप नहीं जानते, इसको क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं बच्चों इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है सेल के बाहर। अब देखो बच्चों, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेपरेट बाउंड्री बनाती है। क्या बनाती है? सेपरेट बाउंड्री बनाती है। आप देख पा रहे होंगे कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होती तो साइटोप्लाज्म होता, ये जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्स हो जाता है किसके साथ? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के साथ। अगर ऐसा होता तो ये सेल किसी काम का नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं सेल के अंदर, ये सारी ऑर्गेनेली मिक्स हो जाती है किसके साथ? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के साथ। इस हिसाब से तो फिर ये सेल किसी काम का नहीं रहा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये क्या करती है? पहला फंक्शन कि ये सेपरेट बाउंड्री बनाती है साइटोप्लाज्म और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं ये किसकी बनी होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बनी किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। अब ये प्रोटीन तो आप जानते हो, लिपिड क्या है? जैसे बच्चों ऑयल, घी, जैसे ऑयल होता है, घी होता है, ये लिपिड होते हैं दोनों। लेकिन आप कहोगे सर कि फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऑयल और घी की बनी होती है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ये एक स्पेशल प्रकार के लिपिड की बनी होती है जिसका नाम है फोस्फोलिपिड। क्या नाम है बच्चों? फोस्फोलिपिड की बनी होती है। मतलब लिपिड के अंदर हम एक फोस्फोरस जोड़ देते हैं। लिपिड के अंदर क्या जोड़ देते हैं? फोस्फोरस जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है फोस्फोलिपिड। ठीक है, फोस्फोलिपिड की बच्चों ये बाई लेयर होती है। क्या होती है? बाई लेयर। बाई का मतलब दो, लेयर का मतलब लेयर। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हो, इलेक्ट्रॉन देखो, वैसे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही है, लेकिन जब आप इसको हाईली जूमिंग पे देखते हो तो आपको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लेयर नजर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो बाई लेयर होती है फोस्फोलिपिड की। ठीक है, अब बात करते हैं इसको बच्चों सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो, परमिएबल का मतलब होता है सेल के अंदर से बाहर जाना। कुछ चीजें होती है वो सेल के अंदर से बाहर जाती है और कुछ चीजें सेल के बाहर से अंदर आती है। ये तो हो गया परमिएबल। लेकिन सिलेक्टिवली का मतलब क्या हुआ? देखो, सिलेक्टिवली का मतलब हुआ कि कोई भी चीज सेल के बाहर से अंदर नहीं आ सकती मुंह उठा के। कोई भी नहीं कि कोई भी चीज बाहर पड़ी है वो अंदर आ जाए सेल के, या कोई भी अंदर है वो बाहर चली जाए, ऐसा नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं कि ये चीज़ों को सेलेक्ट करके बाहर से अंदर और अंदर से बाहर भेजता है। इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉइजन पड़ा हुआ है, सेल के बाहर पॉइजन पड़ा हुआ है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है कि ये पॉइजन सेल के लिए बेनिफिट नहीं है, या सेल को खराब कर सकता है, क्या करेगा ही। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको आने की अनुमति नहीं देता है, सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है इसके लिए। ठीक है, जो सेल को बेनिफिट पहुंचाता है, जो मटेरियल सेल को बेनिफिट पहुंचाता है, उसी के लिए ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन की, आपके बुक में ऑक्सीजन के बारे में दे रखा है। जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन की, O2। अब ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर आ जाती है, क्योंकि इसको पता है कि ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान होता है सेल के अंदर। कैसे? इसकी बात करते देखो, किसी भी सेल को जिंदा रहना बच्चों, कोई भी सेल हो, कोई भी, उस सभी को जिंदा रहना है तो उसको केमिकल एनर्जी चाहिए। ठीक है, कौन सी एनर्जी चाहिए बच्चों? केमिकल एनर्जी। किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए केमिकल एनर्जी चाहिए। उस केमिकल एनर्जी का नाम है बच्चों एटीपी। क्या नाम है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट नाम है। अब ये एटीपी कहाँ से आएगी? माना कि एटीपी चाहिए प्रत्येक सेल को जिंदा रहने के लिए, तो ये एटीपी आएगी कहाँ से? एटीपी का जो लाने का एक ही कारण है, कैसे आ सकती है? ग्लूकोज। नाम सुना हुआ लग रहा है तुमको, ग्लूकोज का मैं केवल जी लिख रहा हूँ बच्चों। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है बच्चों? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या निकलती है बच्चों? एटीपी निकलती है।
और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाती है CO2। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एटीपी निकल जाती है, उस एटीपी का तो यूज कर लेगा ये सेल। वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाती है बेटा CO2 वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाती है इस रिएक्शन में। तो इस CO2 को, ये तो वेस्ट हो गई, इसको बाहर भी तो निकालना है। तो ये सेल क्या करेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है कि यार ये सेल के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसको सेल के बाहर जाने की अनुमति दे देगा। इसके लिए परमिएबल होगा सेल के अंदर से बाहर, और इसके लिए परमिएबल होगा बाहर से अंदर, ठीक है। तो इससे होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, देखो अब ये तो समझ गए कि CO2 वेस्ट है इसलिए इसको परमिएबल है इसके लिए, क्योंकि सेल में अगर ये CO2 सेल के अंदर रह गई तो ये सेल को डैमेज कर देगा CO2, तो इसके लिए परमिएबल है, इसको बाहर जाने की अनुमति है। अब ऑक्सीजन को भी देखो सेल के अंदर आने की अनुमति है। जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी तब तक एटीपी नहीं बनेगी, और जब तक एटीपी नहीं बनेगी तो ये सेल इतनी देर में मर जाएगा, डैमेज खराब हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को अंदर आने की अनुमति है। तो देखो ऑक्सीजन के पेड़ तो होते नहीं है, माना कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी ऑक्सीजन को और CO2 को आने जाने की अनुमति देता है। लेकिन क्या इस ऑक्सीजन के पेड़ होते हैं क्या ये ऑक्सीजन अपने आप अंदर आती नहीं है, अपने आप ये थोड़ी अंदर आ जाएगी? क्या पेड़ थोड़ी है इसके ऑक्सीजन के? क्या CO2 के पेड़ है जो अंदर से बाहर चली जाती है अपने आप? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बाहर से अंदर कैसे आती है अपने आप, और ये अंदर से बाहर कैसे जाती है अपने आप? तो बच्चों इसके लिए एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। देखो ये वीडियो देखने के बाद में जब आप NCERT बुक पढ़ोगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, जितने भी डाउट टॉपिक है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन ट्रांसफर ऑफ गैसेज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये होता है इसका मतलब डिफ्यूजन का मतलब। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होना, गैसेज का ट्रांसफर होना हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब अब ये बाहर से अंदर आ रही है, इसका मतलब कौन सी मेथड से आ रही है? ये डिफ्यूजन से आ रही है। और डिफ्यूजन क्या होता है? अगर मान लो ये बाहर से अंदर आ रही है तो बाहर इसका जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा है। कंसंट्रेशन का मतलब बच्चों मात्रा मान लो, अमाउंट मान लो, अमाउंट। अब देखो ऑक्सीजन का जो मात्रा है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन यानी मात्रा है वो बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम है। तो डिफ्यूजन क्या कहता है? डिफ्यूजन ये कहता है कि गैस का ट्रांसफर हो जाएगा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो देखो हाई यहाँ पे है, लोअर यहाँ पे है, तो ये इधर अपने आप ही अंदर आ जाएगी, हाई टू लो। इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये ऑक्सीजन देखो गैसेज का ट्रांसफर होता है इसमें, चाहे वो ऑक्सीजन हो या CO2 हो, ये दोनों गैस है, CO2 भी तो गैस है। तो ऑक्सीजन तो हम समझ गए कि अंदर कैसे आती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है। तो ये अपने आप ही मजबूरी में आ जाती है बाहर से अंदर। CO2 अंदर से बाहर क्यों जाती है? क्योंकि देखो ये ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एटीपी बन रही है और धड़ाधड़ CO2 बन रही है। तो CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर है, ज़्यादा है। सेल के अंदर क्या है? ज़्यादा है। और सेल के बाहर यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम है। तो ये अपने आप ही हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। आई बात समझ में? डिफ्यूजन। अब देखो बच्चों ये तो समझ गए कि गैसेज ट्रांसफर होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आपको बता दो बच्चों, सेल के अंदर पानी भी जाता है बाहर से अंदर, सेल में बाहर से अंदर की तरफ पानी जाता है और अंदर से बाहर भी पानी जाता है। मतलब पानी का जो वाटर का जो ट्रांसफर है वो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर होता है। इसको क्या बोलते हैं? ये कैसे अंदर बाहर जाता है? देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल को अपना ग्लूकोज, आपको पता है प्लांट होते हैं वो अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ये आपने सुना हुआ होगा। तो
ग्लूकोज बनाने के लिए किसी भी प्लांट को ग्लूकोज बनाना है तो वाटर की प्रेजेंस में वाटर और CO2 के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं। वाटर और CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ये वाटर कहाँ से आता है, वाटर सेल के अंदर बाहर से अंदर आता है। ठीक है, आप एक प्रोसेस पढ़ोगे जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होती है, लॉसेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। आपने देखा होगा जो प्लांट होता है, प्लांट की लीफ पर छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलती है, वो पानी की बूंदें कहाँ से आई, वो स्टोमेटा से। अब आपके मन में ये आ रहा होगा स्टोमेटा क्या होता है, एक बार आप थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस रखो कि पानी की बूंदें लीफ पे आ जाती, तो वो पानी की बूंदें लीफ पे कहाँ से आई, पानी लॉस हो गया, कौन से, ट्रांसपीरेशन से। तो देखो पानी लॉस हुआ मतलब सेल से बाहर निकला पानी, और इसके पास पानी कहाँ से आया, ग्लूकोज बनाने के लिए बाहर से अंदर आया। ठीक है, तो इस प्रकार पानी का ट्रांसफर होता रहता है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और ये पानी के पेड़ थोड़ी होते हैं। चलो ऑक्सीजन का तो समझ गया, ऑक्सीजन कैसे आती है, तो पानी कैसे अंदर आता है, तो पानी अंदर आता है वो दूसरी प्रोसेस से आता है। डिफ्यूजन तो गैसेस का होता है केवल, पानी अंदर आता है एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में केवल ये चेंज हो जाएगा वाटर। ऑस्मोसिस क्या है, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वही कहानी है, बस चेंज हुआ है डेफिनेशन और गैसेज गए वाटर आ गया। ठीक है, अब देखो अगर पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएगी। अगर पानी का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो ये अंदर से बाहर चली जाएगी। अब इस ओस्मोसिस को प्रूव करने के लिए आपकी बुक में एक बढ़िया सा शानदार एग्जाम्पल दे रखा है, देखो समझते हैं। ऑस्मोसिस क्या है समझ गए होंगे, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे रखा है। 3 बीकर लिया है, इसमें 3 बीकर लिया है, 3 बीकर यानी बर्तन लिया है। अब इस बर्तन में सॉल्यूशन डाला है। अब ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, देखो सॉल्यूशन हमेशा 2 चीजों को मिलाने पर बनता है। पहला सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बात करूं साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, तो ये साल्ट सॉल्यूशन 2 चीजों से बना हुआ है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इस साल्ट सॉल्यूशन में सोल्यूट कौन है, जिसकी मात्रा कम हो वो हमेशा सोल्यूट होता है। जैसे साल्ट सॉल्यूशन है तो इसमें सोल्यूट क्या हो गया, साल्ट, और सॉल्वेंट क्या है बच्चों, वाटर। जैसे मैं बात करूं शुगर सॉल्यूशन, तो आप बताओ, आप शुगर सॉल्यूशन की बात करूं तो उसमें शुगर कौन क्या है, शुगर सोल्यूट है या सॉल्वेंट, शुगर हमेशा क्या है, सोल्यूट है, और सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, वाटर हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट, और उसमें क्या मिक्स कर रहे हो वो हमेशा सोल्यूट होने वाला। आई बात समझ में, और इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है बच्चों, सॉल्यूशन बन जाता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको तीनों बीकर में सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है, सॉल्यूशन। पहले बीकर में आप क्या करोगे, सॉल्यूशन तो लोगे, लेकिन इसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, सोल्यूट की तुलना में। सॉल्वेंट, आप दिमाग लगाओ, सॉल्वेंट का मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, और इसमें आपने क्या डाला है, जैसे मान लो सोल्यूट के रूप में आपने डाला शुगर या शक्कर डाल दी, क्या डाल दिया आपने, शक्कर डाली है। ठीक है, तो शक्कर क्या हो गया, सोल्यूट, और पानी क्या उसमें, सॉल्वेंट है, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो आपने ये क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरे में आओ। दूसरे में देखो बच्चों, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों बराबर होगा, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम
आइसोटोनिक, क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तीसरे देखते हैं, देखो तीसरे में आप क्या करोगे, उल्टा कर दो उसका, सोलवेंट अब की बार कम होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा, यानी शक्कर ज्यादा है पानी कम है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बच्चों हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया, ओस्मोसिस को प्रूव करने के लिए कि पानी होता है वो हाई टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको 3 प्रकार के सॉल्यूशन लिए इसमें, ठीक है। पहला आपने लिया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सोलवेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है। तो ऐसे को हम बच्चों डाइल्यूट भी बोलते हैं, डाइल्यूट, क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, जिसमें सोलवेंट ज्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है। और दूसरा लिया है जिसमें सोलवेंट और सोल्यूट दोनों बराबर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा हमने लिया जिसमें सोल्यूट ज्यादा है और सोलवेंट कम है, तो इसको हाइपरटोनिक कहते हैं, वो हाइपोटोनिक है, ठीक है। तो इस प्रकार के हम जो सॉल्यूशन है उसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसको डाइल्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों के अंदर आपको रेजिन डालना है, रेजिन मतलब किशमिश। तीनों के अंदर आपको क्या डालना है, किशमिश में एक, अब यहाँ पे एक सेल के रूप में काम कर रहा है। तीनों का जो शेप है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। 3 किशमिश इसमें डाला जा रहा है, तीनों का जो शेप है वो सेम है। अब ये सेल के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने ओस्मोसिस क्या बताया था कि वाटर ट्रांसफर होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, किसमें, सेल में। तो मैंने यहाँ पे किशमिश डाला जो सेल के रूप में काम करता है, ठीक है। अब देखो पहले मैंने डाला डाइल्यूट मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तीनों में मैंने एक साथ डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि आप थोड़ी देर बाद में या 2 घंटे, 1 घंटे, 2-3 घंटे बाद में आके देखोगे तीनों सॉल्यूशन में, तो आप देखोगे कि जो पहले सॉल्यूशन में आपने डाला था, पहले सॉल्यूशन में आपने किशमिश डाला था, इस किशमिश को देखोगे ना तो ये किशमिश स्वेलो हो जाएगी, फूल जाएगी। दूसरी आप सॉल्यूशन में जाके किशमिश को देखोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसी थी वैसा का वैसा रहेगा। इस तीसरी वाली किशमिश को देखोगे ना, तीसरी वाली सॉल्यूशन की किशमिश को, तो आप देखोगे कि ये जो किशमिश है वो सिकुड़ गई है, श्रिंक हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, इसमें स्वेलो हो गई है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि इसमें श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण है बच्चों ओस्मोसिस। क्या है, ओस्मोसिस। तो देखो ओस्मोसिस को देखते हैं, देखो इसका कारण आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने जो बाहर सॉल्यूशन लिया था बच्चों, वो सॉल्यूशन कौन सा है, वो है तुम्हारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है। जो बाहर आपके पास सॉल्यूशन है, इसको नहीं देखना आपको, बाहर सॉल्यूशन पे ध्यान दो। जो बाहर सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो बाहर पानी का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, हाई हो गया। तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। ये सेल के रूप में काम कर रहा है किशमिश। तो देखो आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है तो मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी का जो कंसंट्रेशन है बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर बाहर ज़्यादा है तो सेल के अंदर कम हो जाएगा। तो ये देखो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इस मेम्ब्रेन को, इस किशमिश की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ये जो पानी है वो इसके अंदर चला जाएगा और ये जो किशमिश है फूल जाएगी। बताओ समझे नहीं समझे, ओस्मोसिस यही होता है, ओस्मोसिस हाई टू लोअर। तो आप देखोगे ये किशमिश फूल गई है, यही राज है इसका फूलने का। दूसरे में देखो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों बराबर है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों बराबर है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में जो पानी का कंसंट्रेशन और इस किशमिश के अंदर जो पानी का कंसंट्रेशन है वो दोनों बराबर होगा। तो सेल ना तो पानी है वो ना तो इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा। तो ये जो किशमिश पहले थी वैसी की वैसी रहेगी। तीसरे में देखो, तीसरे में आपने लिया है सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, सोलवेंट की कम है। सॉल्यूशन में सोलवेंट की मात्रा क्या है, कम है। यानी इसमें सॉल्यूशन में सोलवेंट की मात्रा मतलब पानी की मात्रा कम है, तो सेल के अंदर यानी किशमिश के अंदर पानी की मात्रा अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो पानी का जो कंसंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। अंदर ज़्यादा है पानी का कंसंट्रेशन और बाहर
सॉरी अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए पानी बाहर निकल जाएगा और ये जो किशमिश है ये ऐसे सिकुड़ जाएगी। समझे नहीं समझे? यही कारण है इसका और कोई कारण नहीं है। देखो बच्चों आगे पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी आपका पूरा नहीं हुआ। देखो बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, ठीक है। अब एक ही सेल का बना हुआ है, तो देखो जैसे मान लो अमीबा, एग्जाम्पल क्या है अमीबा, ये अमीबा का डायग्राम है बच्चों, अमीबा, ये अमीबा है एक सिंगल सेल का बना हुआ है, ठीक है। अब ये खाना कैसे खाता होगा? ये भी बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप इसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। तो ये सब कुछ करता है, जैसे हम करते हैं वैसे ये भी करता है, ये खाना भी खाता है, उसको डाइजेस्ट भी करता है, उसको एब्जॉर्ब भी करता है, उसको जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको शरीर से बाहर भी निकालता है। जो सारे काम हम करते हैं ना वो सारे काम ये भी करता है। तो इसके पास कैसे करेगा? ना तो इसके पास मुंह है, अरे ऑर्गन बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए मल्टी सेलुलर होना चाहिए, बहुत सारे सेल होने चाहिए, करोड़ों बिलियन सेलों से एक बॉडी बनती है। तो ये क्या बनाएगा? एक सिंगल सेल है, इसकी क्या बॉडी होगी? क्या इसके पास टंग होगी, टीथ होगी, आंखें होगी, क्या स्टोमक कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं होने के कारण भी, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये सारे काम करता है जो हम करते हैं, ठीक है। तो हम बात, इसके पास हाथ नहीं है, तो ये जो फूड को इनगल्फ कैसे करेगा? जैसे मान लो यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, यहाँ पे माना कि एक फूड पार्टिकल है, तो इस फूड पार्टिकल को इनगल्फ यानी अंदर कैसे लेगा? अंदर कैसे लेगा? तो इसके पास हाथ नहीं है। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इरेगुलर शेप की होती है, इरेगुलर शेप की होती है, इसका शेप फिक्स नहीं है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप फिक्स होता तो क्या इस फूड का दिमाग खराब है क्या? ये इसके अंदर चली जाए, इसके अंदर चली जाए? नहीं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही आना पड़ेगा इसके पास। तो ये इरेगुलर शेप है, शेप रेगुलर नहीं है। तो ऐसा लगेगा कि ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगी ये। अब आपको लग रहा है कि ये ऐसा पकड़ रही है, इस फूड को ऐसे पकड़ रही है, ठीक है, इसको सूडोपोडिया कहते हैं। फिर ये अंदर ले लेगा इसको और ऐसे ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा, ये है फूड पार्टिकल। देखो मेरा जो टॉपिक है वो ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये नहीं है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिसमें अमीबा होता है या कोई भी, जैसे आपको नाम सुना होगा WBC का, WBC का नाम सुना होगा आपने। जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया या पैथोजन का मतलब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ वगैरह वगैरह, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको बीमार करते हैं, अगर वो आपकी बॉडी में चले जाए तो आपके WBC होते हैं, वो हमारी बॉडी के सोल्जर होते हैं। जैसे मान लो WBC का भी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार ही होता है ऐसे। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ गया तो ये क्या करेगा? ऐसे चलता है, ये WBC चलता है ऐसे, ठीक है, और इसको इनगल्व कर लेगा अंदर और इसको डाइजेस्ट कर देगा और इस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। ये है WBC का काम। तो देखो चाहे वो फूड पार्टिकल हो या बैक्टीरिया हो, बॉडी के अंदर इनगल्फ मतलब अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों क्या? एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है बच्चों वो है सेल वॉल। दूसरा होगा सेल वॉल। देखो बच्चों ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप जानने लग गए हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये वाली, जिसको कहते हैं हम सेल वॉल, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सेल वॉल किसकी बनी होती है। सेल वॉल बच्चों ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज। अब बता दूं आपको कि ये सेलुलोज हर सेल के ऊपर नहीं होती। जैसे हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती, ये प्लांट सेल के ऊपर होती है, और ये बैक्टीरियल सेल में भी होती है, ये फंगल सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में कभी भी नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल क्या परमिएबल मेम्ब्रेन होती है क्या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह? बिल्कुल भी नहीं।
सेल वॉल के देखो, अगर कोई चीज़ पॉइजन भी है ना तो वो सेल वॉल से होता हुआ अंदर आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ये अंदर नहीं जाने देगी। मतलब सेल वॉल कोई भी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके बजाय कोई भी अंदर आओ और कोई भी बाहर जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका काम क्या है? इसका काम बेटा दूसरा है, इसका काम है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। जैसे आपने देखा होगा प्लांट के पास ये पाई जाती है सेल वॉल, तो आपने देखा होगा प्लांट कितना स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मान लो प्लांट कितना स्ट्रॉन्ग होता है, हम इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ही हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट के पास सेल वॉल होती है। आप सोच के देखो प्लांट कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना मजबूत होता है, किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। ठीक है, अब देखो सेल वॉल का और भी काम होता है। अब आपको पता है कि यार प्लांट होता है, प्लांट के पास कितना कितना पानी ऊपर जाता है यार, भर के पानी ऊपर जाता है। ठीक है, तो सेल के अंदर भी पानी जा सकता है। ठीक है, अगर वो सेल के अंदर पानी चला गया तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूल जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूलती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा ये फट जाएगी। लेकिन ये जो है सेल वॉल, ये इसको फटने नहीं देती। ठीक है, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, अगर डाइल्यूट का मतलब जानते हो जिसमें सेल स्वेल कर जाता है, अभी मैंने पीछे बताया था डाइल्यूट मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर आप इस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे ना तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी भी फटेगी नहीं। क्यों? अगर ये फूलती भी जाएगी तो ये सेल वॉल इसको सहने की शक्ति देगा। ठीक है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये जो सेल वॉल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉफ्ट होती है तो क्या हुआ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, ये इसको फटने नहीं देगा। समझ गए बात? इसका उल्टा ले लो, सपोज करो कि सेल के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो ये जो पानी है वो सेल के बाहर आ जाएगा और ये सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होने के मतलब ये ऐसे हो जाएगी बच्चों, ऐसे हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अवे फ्रॉम द सेल वॉल हो जाएगी। मतलब पहले देखो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास थी, सेल वॉल के देखो इतना पास थी, अब देखो इतना दूर हो गई है, तो अवे फ्रॉम द सेल वॉल हो जाएगी। और इसके जो अंदर, आपको पता है अंदर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेली होती है। तो ऑर्गेनेली जितने भी इंटरसेलुलर मटेरियल है सेल का अंदर वाला, वो सेल वॉल से दूर हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जिसमें जो सेल वॉल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल हो जाती है। आई बात समझ में? इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, बस सेल वॉल का तो यही सीन है और कुछ नहीं है। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है सेल वॉल, किसको? प्लांट सेल को, और इसका कोई काम नहीं है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, इसके बजाय कोई अंदर आओ कोई बाहर जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत बड़ा काम दिया गया है, ये सेलेक्ट करके चीज़ों को अंदर डालती है और बाहर फेंकती है। ठीक है, अगला आज के वीडियो का हम लास्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? और तीसरा न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। देखो बच्चों, ये क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल से पढ़ लिया है, हमने सेल वॉल को पढ़ लिया है। अब हम अंदर चलेंगे, अब सेल के अंदर ऑर्गेनेली को देखेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहली जो ऑर्गेनेली है हम देख रहे हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस आपका जो न्यूक्लियस होता है ऐसे डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। न्यूक्लियस ऐसा होता है, एक लेयर और दूसरी लेयर ऐसे डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ऐसे न्यूक्लियस। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है न्यूक्लियस। ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है,
ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसको बोलते हैं आउटर, इसको बोलते हैं बच्चों आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों को मिला दे तो क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला दे यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिला दे तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ये, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखो सेल के यहाँ पे, सेल के अंदर बाहर, सॉरी सेल में, सेल के बाहर क्या, सेल में यहाँ पे कुछ भरा रहता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अभी कितनी बार बता चुका हूँ ये बात, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ भरा रहता है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ भरा रहता है ये बार, जिसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला दे तो इन दोनों को मिलाने के बाद में जो बनता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अब देखो देखो बच्चों, जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है वो आपस में ज्वाइन कर जाती है ऐसे, इधर भी ज्वाइन कर जाएगी ऐसे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में क्या कर जाती है, ऐसे ज्वाइन कर जाती है। ठीक है। अब जो न्यूक्लियस के बीच में ही रह जाता है, एक छेद रह जाता है, होद रह जाता है, एक या बहुत सारे रह जाते हैं, देखो होद रह गया, पोर रह गया। इस पोर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के बीच में पोर है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब देखो बच्चों इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, देखो आपको बता दूं कि साइटोप्लाज्म से बहुत सारी चीजें न्यूक्लियस में जाती है और न्यूक्लियस से बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म में जाती है और सेल के बाहर भी जाती है। दोबारा सुन लो, साइटोप्लाज्म से बहुत सारी चीजें न्यूक्लियस में जाती है और न्यूक्लियस से बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म में जाती है और सेल के बाहर भी जाती है न्यूक्लियस से होती हुई। तो ये क्या बच्चों, एक द्वार है, रास्ते होते हैं छोटे छोटे जो सेल मतलब साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस के बीच में चीजों का ट्रांसफर होता है। आई बात समझ में। अब कौन कौन सी चीजों का ट्रांसफर होता है अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर आपके इनहेरिटेंस फीचर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, इनहेरिटेंस फीचर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, इसको कहते हैं कि इनहेरिटेंस। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शक्ल मम्मी से मिलती है या पापा से मिलती है। किसी के पापा के बाल घुंघराले होते हैं तो बच्चे के बाल भी घुंघराले हो जाते हैं। किसी के पापा की या मम्मी की हाइट लंबी है तो बच्चे की हाइट भी लंबी हो जाती है। किसी के मम्मी पापा छोटे हैं तो बच्चे भी छोटे होते हैं। तो ये क्या है, ये करेक्टर होते हैं जो मम्मी पापा से बच्चे में आते हैं। तो ये कौन से, ये करेक्टर कहाँ से आते हैं बच्चे के अंदर, ये बच्चे के अंदर आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है सब कुछ। उसको बोलते हैं DNA। क्या बोलते हैं बच्चों, DNA। ये वही करेक्टर पहुंचाते हैं। DNA होते हैं जो करेक्टर को पहुंचाते हैं मम्मी पापा से बच्चे के पास। आई बात समझे। अब हमारे अंदर जो DNA है वो दो फॉर्म में पड़ा रहता है, दो फॉर्म में। DNA का फुल फॉर्म क्या हुआ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA पड़ा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर ही है। ये इनहेरिटेंस फीचर बताता है न्यूक्लियस, है ना। किसी की आंखों का कलर कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, सब कुछ DNA डिसाइड करता है। ठीक है। तो ये DNA का है, न्यूक्लियस में है। इसलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। अब ये DNA होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस में पड़ा रहता है दो फॉर्म में।
या तो ये क्रोमेटिन के फॉर्म में पड़ा रह सकता है, अब ये क्रोमेटिन क्या है अभी समझाऊंगा, या ये क्रोमोजोम के फॉर्म में पड़ा रह सकता है। चलो बात करते हैं पहले क्रोमोजोम की। देखो जैसे डीएनए होता है, डीएनए बेटा डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है ऐसे, आपने देखा होगा डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है ऐसे, ठीक है। ये है डीएनए, डीएनए, डीएनए है। अब डीएनए के साथ बच्चों कुछ प्रोटीन लग जाता है, डीएनए के साथ कुछ क्या लग जाता है, ऐसे प्रोटीन लग जाता है, मतलब डीएनए है, इस प्रोटीन के साथ ऐसे लपेटे खाए रहता है, सर्कुलर रहता है ये प्रोटीन के साथ। ये कौन सा प्रोटीन है बच्चों, इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो आप देख पा रहे होंगे कि जो डीएनए है वो इसको लपेट लेता है, किसको, हिस्टोन प्रोटीन को, ऐसे ऐसे लपेटे खाए रहता है इसके हिस्टोन प्रोटीन के। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, देखो ऐसा, ये डीएनए है और ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, समझ पा रहे होंगे आप, ऐसा बन जाता है। ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए, ऐसे। तो ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन बनता है डीएनए प्लस प्रोटीन से। क्रोमेटिन किसका बनता है, डीएनए प्लस प्रोटीन से बनता है, इसको क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये इसी क्रोमेटिन से आगे ऐसा ऐसा रोड शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे, मतलब ये जो क्रोमेटिन है वो ऐसे ऐसे आता हुआ ऐसे लपेटे खा लेता है इसके, ऐसे, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, ऐसा, मतलब क्रोमेटिन, सॉरी, इस डीएनए और प्रोटीन से क्रोमेटिन भी बन सकता है, और डीएनए और प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन से क्रोमोजोम भी बन सकता है। ये क्या बच्चों, ये क्रोमोजोम है, ये क्या बच्चों, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम है, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकता, सॉरी, ये क्रोमेटिन भी हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे 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 धागे जैसे स्ट्रक्चर। ये क्या है बच्चों, ये प्रोटीन है और ये डीएनए है, ये डीएनए प्रोटीन, ऐसे। तो डीएनए और प्रोटीन से जो बनता है धागे जैसे स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये ही क्रोमेटिन आगे जाके क्रोमोजोम भी बन सकता है। तो ये क्रोमोजोम भी हो सकता है ऐसे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये क्या बच्चों, क्रोमोजोम, मीनिंग गलत हो गया, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये है क्रोमोजोम। अब डिसाइड करता है कि ये जो है डीएनए और प्रोटीन, ये क्रोमोजोम के फॉर्म में रहेगा या हिस्टोन, सॉरी, इस क्रोमेटिन के फॉर्म में रहेगा। ये कब डिसाइड होता है, या तो इसके फॉर्म में रहेगा या इसके फॉर्म में रहेगा। वो डिसाइड करता है बेटा डिवीजन। अब आपको पता है एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड होता है, 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, ऐसे बनता है ना। जैसे अमीबा होता है, अमीबा यार, अमीबा भी रिप्रोडक्शन करता है। अभी रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो सिंगल पेरेंट्स हो या डबल पेरेंट्स हो, ठीक है। तो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं और एक न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जैसे सब करते हैं, इंसान करते हैं, जानवर करते हैं, सब करते हैं। इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल, ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एसेक्सुअल भी करते हैं, जिसमें एक सिंगल पेरेंट एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा। जैसे अमीबा, अमीबा होता है वो 1 से 2 बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, ये अमीबा मान लो, ये अमीबा है, 1 से 2 बन जाते हैं। तो क्या होगा, जब इसको लगता है कि यार मुझे 1 से 2 बन जाना चाहिए, मतलब सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन हो गया ना, 1 से 2 हो गया, मतलब सेल डिवाइड हो गया, 1 से 2 हो गया। तो जब सेल डिवीजन की बात आती है, सेल डिवीजन का टाइम आता है, तो ये बच्चों हमेशा ये डीएनए और प्रोटीन होता है वो क्रोमोजोम के फॉर्म में रहता है। ध्यान रखना, जब सेल डिवीजन की बात रहती है तो तब आपका जो ये क्रोमोजोम है, सॉरी, आपका जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है वो किसके फॉर्म में रहता है,
ये रहता है अपने क्रोमोसोम के फॉर्म में। लेकिन जब सेल डिवीजन की बात नहीं आती है, सेल डिवीजन का कोई अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, तब आपका जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन वो किसके फॉर्म में रहता है? क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। समझ गए इतना? अब देखो आगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखो बच्चों, आपको बता दूं ये क्या है बच्चों, डीएनए तो है, डीएनए और प्रोटीन है। तो इस डीएनए से आगे जाके बनता है बच्चों आरएनए। आपको बता दूं डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है बच्चों? प्रोटीन बनता है। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। जैसे मेरी आंखों का कलर, सपोज करो मेरी आंखों का कलर ब्लैक है। क्यों है? क्योंकि मेरे सेल में इस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है जो आंखों को कलर को ब्लैक करता है। ठीक है, किसी की स्किन का कलर वाइट है तो मतलब उसकी सेल में इस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है जो स्किन को वाइट करता है। ठीक है, किसी की हाइट लंबी है तो उसमें सेल में उस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है जो उसकी हाइट को लंबा करता है। ठीक है, किसी की बालों का कलर ब्लैक या वाइट है तो उसमें उस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है जो उसको बालों का कलर देता है। ठीक है, मतलब सब कुछ प्रोटीन पे डिसाइड करता है। तो प्रोटीन बनता कैसे है? डीएनए तो समझ गए, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। अब बनता कैसे है चलो देखते हैं। देखो प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए, आपको बता दो डीएनए से आरएनए बनता है। मान लो ये आरएनए बन गया ऐसे, समझ गए? ये बन गया आरएनए। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये जो क्रोमेटिन है वो इधर ही कर लेते हैं ऐसे। अब देखो सपोज करो ये डीएनए से बन गया आरएनए, ये आरएनए बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, बाहर से कुछ प्रोटीन आएगा। सपोज करो ये ऐसा फोल्ड हो गया, ये क्या बच्चों? आरएनए। ठीक है, और साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन है वो इस न्यूक्लियर पोर से होता हुआ अंदर आ जाएगा और इस आरएनए के लग जाएगा ऐसे। किसके लग गया? आरएनए के लग गया। अब ये जो बना है इसको बच्चों आरएनए नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे राइबोसोम। क्या कहेंगे बच्चों? राइबोसोम। देखो एक अलग में वो ऑर्गेनेली बन गई है राइबोसोम। ठीक है, अब ये राइबोसोम बाहर निकलेगा और जहां पे इसकी जरूरत होगी वहां जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो जितना ज्यादा, सपोज करो कि जितना ज्यादा आरएनए होगा, अब आप देख पा रहे होगे कि सेल में न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा आरएनए होगा, जैसे मान लो यहाँ पे आरएनए का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आरएनए बहुत ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे आरएनए बहुत ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे आरएनए बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो जहाँ पे आरएनए बनता है बहुत ज़्यादा, आरएनए का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे आपको डेंस एरिया मिलता है। यहाँ पे ऐसे डेंस एरिया। देखो आरएनए तो बनना बहुत जरूरी है क्योंकि आरएनए से बनता है प्रोटीन। अरे राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। दुनिया में आपके सेल में जो प्रोटीन बनाता है ना, वो राइबोसोम के अलावा कोई नहीं बनाता। राइबोसोम का काम होता है केवल प्रोटीन बनाने का। राइबोसोम देखो, अब राइबोसोम कब बनता है? राइबोसोम बनाने का काम किसका होता है? इसी डीएनए का होता है। डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। राइबोसोम बना है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने का। आई बात समझ? अब सेल में जहाँ पे मान लो यहाँ पे देखो आरएनए बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आरएनए बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आरएनए बहुत ज़्यादा है, तो इस एरिया को, डेंस एरिया को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस कहते हैं। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद में हम अलग ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।